जय हिंद। आज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं भारत के जो राष्ट्रपति को एक शक्ति दिया गया है, जिस शक्ति का नाम है विवेकाधिकार शक्ति। देखिए, भारत के संविधान में संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति को एक शक्ति दिया है, जिस शक्ति का नाम क्या है बाबू? तो विवेकाधिकार शक्ति। अब राष्ट्रपति विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग कब करते हैं और क्यों करते हैं, इसके बारे में समझेंगे। देखिए, राष्ट्रपति का विवेकाधिकार का मतलब यह होता है कि राष्ट्रपति अपनी विवेक का मतलब बुद्धि, यानी बुद्धि का प्रयोग किस किस कंडीशंस में कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, राष्ट्रपति की जो विवेकाधिकार शक्ति है ना, ये भारत के संविधान में इनको एक शक्ति दिया गया है, जिसका नाम है क्या चीज? राष्ट्रपति के विवेकाधिकार शक्ति। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो राष्ट्रपति यहाँ पर विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग क्या मंत्रिमंडल से पूछताछ के करते हैं क्या? तो नहीं, मंत्रिमंडल से कभी भी ये नहीं पूछेंगे, यानी इनको कभी भी मंत्रिमंडल का कोई दबाव नहीं होगा कि ये मतलब अपना विवेक का प्रयोग करेंगे या नहीं करेंगे। समझ में आया कि नहीं है? तो राष्ट्रपति अपना विवेक का प्रयोग करेंगे या न करेंगे, इस पर मंत्रिमंडल का कोई दबाव नहीं होता है। यानी बड़े बड़े मंत्रियों जैसे प्रधानमंत्री हो गए, गृह मंत्री हो गए, रक्षा मंत्री हो गए, रेलवे मंत्री हो गए, किसी भी मंत्री का राष्ट्रपति पर कोई दबाव नहीं होता है। इसलिए कहा गया है कि जब राष्ट्रपति अपना विवेक का प्रयोग कर रहे हैं, उस समय किसी भी मंत्री नेता का कोई भी चारा नहीं चलेगा। यानी राष्ट्रपति को कोई भी नहीं बोल सकता है कि राष्ट्रपति जी आप अपना विवेक का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। यानी विवेक का जब प्रयोग करते हैं ना, तो राष्ट्रपति को कोई भी महाकलाम बोलने वाला नहीं है। समझ में आया कि नहीं? चाहे वो प्रधानमंत्री रहे, चाहे वो गृह मंत्री रहे, चाहे रक्षा मंत्री रहे, चाहे वित्त मंत्री रहे या रेलवे मंत्री रहे, कोई भी मंत्री रहेंगे, वहां पर राष्ट्रपति का कभी भी नहीं बोल सकते हैं। यानी जब राष्ट्रपति अपना विवेक का प्रयोग करते हैं, यानी विवेक शक्ति का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर कोई भी मंत्री नेता का कोई भी चारा नहीं चलता है। इसलिए कहा गया है हमारे संविधान में कि जब राष्ट्रपति यानी विवेकाधिकार शक्ति को लागू कर रहे हैं, यानी विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, उस समय किसी भी मंत्रिमंडल का सिफारिश लेना जरूरी नहीं है। कभी भी मंत्रिमंडल का ये सिफारिश नहीं लेंगे, माने पूछ भी नहीं करेंगे। इनको लग गया कि नहीं हमको विवेक का प्रयोग करना है, तो ये कर सकते हैं आसानी से। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कभी भी मतलब विवेक का प्रयोग मंत्रिमंडल के सिफारिश पर नहीं करते हैं। जब इनको मन किया अपना प्रयोग कर सकते हैं। यानी किसका प्रयोग करेंगे? यानी इसी का प्रयोग करेंगे जिसका नाम है विवेकाधिकार शक्ति। समझ में आया कि नहीं? कि ये किसी भी मंत्रिमंडल से नहीं कर सकते हैं। क्या ये मतलब दूसरे के कहने पर मतलब विवेकाधिकार शक्ति लगाते हैं? नहीं, इनको लगता है कि हमको लगा देना चाहिए, तब ये लगाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब आप समझिए, ये मंत्रिमंडल के कहने पर तो विवेकाधिकार शक्ति लगाते नहीं हैं, तो लगाते हैं किनको कहने पर? यानी इनको खुद लगना चाहिए, यानी स्वयं लगना चाहिए बेचारा को। यानी राष्ट्रपति को लग गया कि नहीं हमको विवेकाधिकार शक्ति लगा देना चाहिए, तो ये आराम से लगा देते हैं। इनको लगता है तब, और नहीं लगेगा तो बेचारा चुपचाप बैठे रहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो राष्ट्रपति किनके कहने पर लगा सकते हैं? तो किन्हीं के कहने पर नहीं, न मंत्री नेता के किसी के दबाव में नहीं आकर के क्या करते हैं, माने ये विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। समझ में? किसी के कहने पर नहीं करेंगे, इनको लगेगा तभी करेंगे। इनको लग गया कि नहीं हमको करना चाहिए, तभी ये करेंगे। किसी भी मंत्री नेता के दबाव में आकर के ये कभी भी विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया बाबू? अब यहां पर समझिएगा, तो इनको कभी मंत्रिमंडल की सिफारिश की जरूरत है? तो नहीं, ये मंत्रिमंडल की सिफारिश इनको चाहवे नहीं करिए, खाली स्वयं इनको लगना चाहिए कि नहीं हम विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, तभी ये कर सकते हैं। समझ में क्या आया कि नहीं आया? अब देखिए, इसका प्रयोग किस किस कंडीशंस में होता है, यानी राष्ट्रपति कब करेंगे? जब मन चाहा जब कर देंगे क्या? नहीं, इसके लिए भी कुछ कंडीशंस मतलब कि रखा गया है। राष्ट्रपति विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग तब करेंगे जब लोकसभा, यानी देखिए, जब लोकसभा में राष्ट्रपति इसका प्रयोग तब करेंगे जब लोकसभा त्रिशंकु हो जाए। त्रिशंकु का मतलब क्या होता है बाबू? समझिएगा, त्रिशंकु का मतलब क्या होता है? देखिए क्या कहा गया है, सबसे पहले समझिए। यानी इसका प्रयोग यानी राष्ट्रपति तब कर सकते हैं,
यानी इसका प्रयोग राष्ट्रपति तब कर सकते हैं जब राष्ट्रपति को लगे कि लोकसभा त्रिशंकु हो गया है। इस कंडीशंस में राष्ट्रपति क्या करते हैं कि यहां पर विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इनको लगेगा तब कि लोकसभा त्रिशंकु हो गया है। अब त्रिशंकु का मतलब ही समझ लीजिए कि त्रिशंकु होता क्या चीज है। तो जब लोकसभा में बहुमत या विश्वास मत नहीं है, अब देखिए जब आपको मान लीजिए कि कोई भी मंत्री बनना है, जैसे प्रधानमंत्री बनना है, तो प्रधानमंत्री के लिए आपको 273 सीट की जरूरत है। और मान लीजिए कि आप 273 सीट नहीं लाए, जैसे मान लीजिए कि भारत में कई राष्ट्रीय पार्टियां हैं और सभी पार्टियां आपस में चुनाव लड़ी, जैसे कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी मान लीजिए कि लड़ी, और भी अलग अलग पार्टियां लड़ी चुनाव पूरे ऑल ओवर इंडिया में, यानी लोकसभा का चुनाव लड़ी। और लोकसभा चुनाव में मान लीजिए कि नहीं बीजेपी को पूर्ण बहुमत आया और नहीं कांग्रेस का पूर्ण बहुमत आया और ना अन्य पार्टियां का भी पूर्ण बहुमत आया, तो सरकार तो किसी का नहीं बनेगी ना। तो इस कंडीशंस में क्या करते हैं कि यहाँ पर गठबंधन करते हैं, यानी गठबंधन से अगर मान लीजिए कि सरकार बनती है तो बना लेंगे, और अगर कोई गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं है तो कहा जाता है उस कंडीशंस में दो राष्ट्रीय पार्टियों को कहा जाएगा, दो राष्ट्रीय पार्टी को। जैसे अभी मान लीजिए कि क्या है, अभी मान लीजिए कि बीजेपी है और उसके बाद कांग्रेस है, तो ये दोनों पार्टियों को बुलाया जाएगा। कहेगा इस कंडीशंस में राष्ट्रपति क्या कहेंगे कि देखिए आपके पास कोई भी बहुमत नहीं है, यानी आपके पास कोई विश्वास मत नहीं है, इसलिए आपके कोई भी मंत्री नेताओं को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता। समझ में आई? तो उस कंडीशंस में कहते हैं राष्ट्रपति कि जब यहां पर लोकसभा त्रिशंकु हो जाए, यानी किसी का बहुमत नहीं रहे, तो उस कंडीशंस में राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, यानी विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग करते हैं। समझ में आया कि नहीं है? यानी विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग कब करते हैं? जब लोकसभा चुनाव में किसी पार्टी का बहुमत है ही नहीं, किसी पार्टी का कोई बहुमत नहीं आया, तो इस कंडीशंस में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर त्रिशंकु हो गया, यानी लोकसभा में किसी का बहुमत नहीं, यानी त्रिशंकु हो गया, किसी पार्टी की कोई बहुमत नहीं है, यानी सरकार बनाने के लिए 273 सीट है ये नहीं है। तो इस कंडीशंस में क्या हो गया कि लोकसभा त्रिशंकु हो गया। उस कंडीशंस में क्या करते हैं राष्ट्रपति, अपना विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग करते हैं। समझ में आया कि नहीं आ पाओ? तो देखिए यहाँ पर चाहिए आपको मतलब कि देश को चलाने के लिए, यानी प्रधानमंत्री आपको बनना है तो 273 सीट लाना है, यानी आप लोकसभा में 273 सीट राष्ट्रपति को यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि राष्ट्रपति जी हम अपने पार्टी में 273 सीट आपको कैसे भी ला दी है, चाहे वो अलग पार्टियां से गठबंधन कर ले या मान लीजिए कि स्वयं मतलब पार्टी है जो मतलब 273 से ज्यादा मतलब कि क्या की है, यानी जीत गई है ना, सीट उतना जीत गया। तो यहाँ पर राष्ट्रपति जी को यहाँ पर माने आश्वासन देना पड़ता है कि राष्ट्रपति जी हम क्या करेंगे कि 273 सीट मेरा आ गया है, अब आप क्या कीजिए कि शपथ दिला सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो राष्ट्रपति जी को इसका मतलब कि पूरा परिचय कराया जाता है। परिचय का मतलब है कि राष्ट्रपति जी को बताया जाता है कि राष्ट्रपति जी हमको पूरा 273 सीट है, हम अपने कोई भी मंत्री के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री कुछ भी बना सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो राष्ट्रपति को आश्वासन देना होता है किसी भी मतलब की पार्टी को। समझ में आया? जैसे वो एनडीए हो या यूपीए हो, यूपीए एनडीए में से किसी भी पार्टी को आश्वासन देना पड़ेगा राष्ट्रपति को कि हम क्या कर सकते हैं, हम आपको आश्वासन देते हैं कि मेरे पास पूर्ण बहुमत है, हम चाहेंगे तो अपनी सरकार बना लेंगे। समझ में आया कि नहीं है? तो उस कंडीशंस में यहाँ पर क्या होता है बाबू कि यहाँ पर राष्ट्रपति यानी त्रिशंकु जब लोकसभा हो जाए, यानी किसी के पास बहुमत नहीं रहेगा, तो उस कंडीशंस में राष्ट्रपति क्या करते हैं, विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो उस कंडीशंस में माने विवेक का प्रयोग करते हैं। अब कभी कभी देखिए, कभी कभी क्या हो गया कि अगर लोकसभा मान लीजिए कि लोकसभा त्रिशंकु हो गया है, जैसे 3 पार्टियां चुनाव लड़ रही है या कई पार्टियां चुनाव लड़ रही है और किसी के पास पूर्ण बहुमत है ही नहीं है, तो उस कंडीशंस में राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार, अपने बुद्धि के अनुसार ये क्या कर सकते हैं कि किसी भी पार्टी के, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ला दिया 266 और कोई मान लीजिए कि ले आ दिया 245,
या कोई भी मान लीजिए 200 यहाँ पर 48 ला दिया, तो देखिए मान लीजिए एक बात बोल रहे हैं कि जैसे 266 है एक पार्टी है मान लीजिए, और एक पार्टी 248 है और एक पार्टी 245 है, तो ये 3 पार्टियां हैं, न इसके पास सरकार बनाने का लिए मतलब कि यहाँ पर है और न इसके पास है सरकार बनाने के लिए बहुमत। तो इस कंडीशंस में लोकसभा तो त्रिशंकु हो गया। ये मान लीजिए कि न इससे गठबंधन कर रहा है और न ये इससे कर रहा है, तो उस समय तो क्या है, लोकसभा त्रिशंकु है। तो कहा जाता है कि जो मतलब सबसे ज्यादा सीट लाया, यानी जो मतलब सबसे ज्यादा सीट लाया है उसके जो मतलब कि जो मंत्री होंगे, यानी जो मतलब मान लीजिए कि जैसे यूपीए है या मान लीजिए एनडीए है, तो अभी मान लीजिए कि एनडीए के जो अध्यक्ष है जेपी नड्डा को कहा जाएगा कि देखिए आपके पास कितना बहुमत है, तो कहेगा कि मेरे पास 266 है, यानी सबसे ज्यादा हम ही बड़ी पार्टी है। समझ में आया कि नहीं है? तो राष्ट्रपति पूछेंगे कि ठीक है आपके पास इतना बहुमत है, मान लेते हैं कि आप लगभग थोड़ा सा ही कम है, माने अपने पूर्ण बहुमत से थोड़ा सा ही कम है, तो आप इस कंडीशंस में क्या कीजिए कि हम आपको किसी भी मंत्री को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं। समझ में आया? तो देखिए जो जेपी नड्डा है, जैसे मान लीजिए कि एनडीए के कौन है, जेपी नड्डा अध्यक्ष को कहा जाएगा कि आपके अनुसार कौन बेहतर प्रधानमंत्री बने है, तो ये जेपी नड्डा बोलेंगे कि जैसे मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी को कहेंगे कि बेस्ट प्रधानमंत्री है, यानी अच्छा प्रधानमंत्री है। समझ में आया? तो नरेंद्र मोदी को बोलेंगे कि ठीक है भाई, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी अच्छा देश के प्रधानमंत्री है या देश को अच्छा से चला सकता है, तो हम आपको आश्वासन देते हैं कि जाइए, हम आपके जो मिनिस्टर आप नियुक्त किए हैं, जैसे मान लीजिए कि जेपी नड्डा किसको कहें कि प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो नरेंद्र मोदी को जैसे यहाँ पर कहें कि हम आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे कि उनको शपथ दिलाएंगे। और शपथ दिलाएंगे कब? जब इनको लग जाएगा कि ये 266 है और 266, अरे बहुमत तो इस तीनों के पास नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी कौन है, तो सबसे बड़ी पार्टी एनडीए है मान लीजिए। अब एनडीए के जो मतलब कि जो अध्यक्ष होंगे उनको कहा जाएगा कि आपके अनुसार कौन माने अच्छा प्रधानमंत्री है, तो मान लीजिए जेपी नड्डा कहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छा है। अब राष्ट्रपति इनको क्या कर देंगे, इनको मतलब कि शपथ दिला देंगे। कौची का बाबू, तो प्रधानमंत्री का इनको शपथ दिला देंगे। अब जैसे इनको शपथ दिलाए तो यहां पर राष्ट्रपति कहते हैं क्या है, तो समझिएगा। राष्ट्रपति कहते हैं कि लोकसभा त्रिशंकु है, न आपके पास बहुमत है, न इनके पास बहुमत है, न उनके पास बहुमत है, न ये बीजेपी के पास बहुमत है, न ये कांग्रेस के पास बहुमत है, और न अन्य पार्टियों के पास बहुमत है। तो इस कंडीशंस में हम आपको सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते आपके जो मिनिस्टर हैं उनको हम शपथ तो दिला दिए प्रधानमंत्री को, लेकिन एक शर्त है कि आपको 30 दिनों के भीतर यानी बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। यानी आप 30 दिनों के भीतर अगर 273 सीट नहीं जुटा पाए तो उस कंडीशंस में राष्ट्रपति क्या करते हैं, यानी राष्ट्रपति कहते हैं कि अपना विवेक का प्रयोग करके, यानी उस कंडीशंस में अपना विवेक का प्रयोग करके क्या करेंगे कि यहां पर किसी भी मिनिस्टर को, यानी किसी भी मिनिस्टर को मतलब समझिएगा कि लोकसभा को भंग करा सकते हैं। कौन? तो ये राष्ट्रपति आराम से करा सकेंगे। कहेंगे कि इन तीनों पार्टियों में किसी के पास कोई बहुमत नहीं है, हम तो आपको प्रधानमंत्री नियुक्त किए सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते, लेकिन आपके पास कोई भी बहुमत नहीं है और 30 दिन का टाइम भी आपको हम दिए कि आप 30 दिन में बहुमत को सिद्ध कर लीजिए ताकि आपका प्रधानमंत्री वही बना रहे, लेकिन आपने तो ऐसा करके दिखाया नहीं। समझ में आया? तो उस कंडीशंस में क्या करते हैं कि राष्ट्रपति विवेक का प्रयोग करते हैं। समझ में आया कि नहीं? यानी लोकसभा जब त्रिशंकु हो जाती है तो उस समय में क्या करते हैं, राष्ट्रपति विवेकाधिकार शक्ति प्रयोग करते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो ये शपथ तो दिला देते, लेकिन 30 दिनों के भीतर इन्हें बहुमत सिद्ध करना होता है, जो सबसे बड़ी पार्टी होता है जिनको। समझ में आया कि नहीं है? उसको बहुमत सिद्ध करना पड़ता है। यदि यह व्यक्ति बहुमत सिद्ध करने में असफल हो गया, यानी यह व्यक्ति बहुमत सिद्ध करने में असफल हो गया, तो उस कंडीशंस में लोकसभा को भंग कर दिया जाएगा।
यानी किसी के पास कोई बहुमत नहीं है हमारे देश को चलाने के लिए, इसलिए कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी यहाँ पर वित्त मंत्री है ना, रक्षा मंत्री, कुछ भी नहीं बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो उस कंडीशंस में प्रधानमंत्री को क्या करना पड़ेगा, यानी अपने पद से यहाँ पर मने खारिज कर देते हैं। खारिज का मतलब वो हट जाते हैं। जब आपके पार्टी के पास कोई बहुमत नहीं है तो आप प्रधानमंत्री रहिएगा। 273 सीट लाइए तभी भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, अन्यथा नहीं बनिएगा। तो प्रधानमंत्री वहां लोकसभा जैसे भंग हुआ तो सब मिनिस्टर क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे वहां पर। समझ में आया? यानी सबको क्या होगा, यानी जितना कुछ शपथ दिलाए थे राष्ट्रपति जी, जितना कुछ शपथ दिलाए थे उन सभी को क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। जब आपके पास पार्टी में कोई बहुमत नहीं है, यानी 273 बहुमत सीट है ये नहीं है, तो आपकी पार्टी का कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, वित्त मंत्री नहीं बनेगा, रक्षा मंत्री नहीं बनेगा, यानी अलग अलग कोई भी मिनिस्टर जो बनते हैं वो नहीं बन सकता है। यानी आपको सिद्ध करना होता है 30 दिनों के भीतर में, यानी 30 दिनों के अंदर में आप दिखा दीजिए कि नहीं हमारे पार्टी के पास 273 सीट है, इसलिए हमारे जो मिनिस्टर शपथ लिया है वो सब रहेंगे यहाँ पर। समझ में आया? तो इन्हें मान लीजिए कि कभी कभी जैसे मान लीजिए त्रिशंकु हो गया और त्रिशंकु में किसी के पास बहुमत नहीं है, तो ये तो लोकसभा भंग हो गया। तो जैसी लोकसभा भंग हुई उसके बाद राष्ट्रपति कहते हैं, अपने विवेक के अनुसार कहते हैं कि अब हमारे देश में दोबारा चुनाव किया जाए। देखिए, न बीजेपी को पूर्ण बहुमत आया, न कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत आया, न अन्य पार्टियां का पूर्ण बहुमत आया। तो बताइए, हम अपने देश को चलाने के लिए 273 सीट हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा है कि जो भी पार्टियां 273 सीट लाएगा उसी पार्टी का प्रधानमंत्री बनेगा, वित्त मंत्री बनेगा, रेलवे मंत्री बनेगा, रक्षा मंत्री बनेगा, है ना। अलग अलग जो भी मिनिस्टर, जो हाईलाइटेड मिनिस्टर होते हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर, वो बनेंगे 273 सीट लेने के बाद ही। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर कहा जाता है कि देखिए, उस कंडीशंस में आपको क्या करना होगा, उस कंडीशंस में विश्वास प्रस्ताव आएगा, और विश्वास प्रस्ताव आया तो ये लोकसभा क्या हो गया, भंग हो गया। अब जैसी लोकसभा भंग हुआ तो दोबारा राष्ट्रपति कहते हैं कि हमारे देश में क्या हो, चुनाव दोबारा हो। तो इसी को कहा गया है राष्ट्रपति का विवेकाधिकार शक्ति। यानी इनको लग गया कि हमको क्या करना चाहिए, विवेकाधिकार का प्रयोग करना चाहिए, तो ये करते हैं। तो 30 दिनों के भीतर इन्हें बहुमत सिद्ध करना होता है कोई भी पार्टी को, यानी 273 सीट दिखाना पड़ता है राष्ट्रपति को। नहीं दिखाता है तो उस समय हमारे लोकसभा भंग हो जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? अब समझते हैं हम लोग, आप समझते हैं राष्ट्रपति के जो वीटो पावर है, यानी जो जेबी वीटो पावर कहते हैं, यानी राष्ट्रपति के जेबी वीटो शक्ति क्या होता है ये भी समझेंगे। देखिए, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को यानी पुनर्विचार के लिए अगर लौटाते नहीं हैं, अब आप समझिए, जेबी वीटो कहते किसको है, यानी राष्ट्रपति को एक शक्ति दिया गया हमारे संविधान में, जिसको कहा गया है जेबी वीटो। यानी किसको दिया गया है शक्ति, तो राष्ट्रपति को दिया गया है। समझ में आया कि नहीं? जिस शक्ति का नाम क्या है, जेबी वीटो शक्ति। समझ में आया? तो जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाते हैं और नहीं उस पर साइन करते हैं, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, जेबी वीटो कहते हैं। जरा सोचिए, अगर हम मान लीजिए कि लोकसभा है, लोकसभा हमारे संसद में तीन अंग होते हैं। हमारे संसद के कितने हैं, 3 अंग। पहला लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये 3 अंग होते हैं। तो कहा जाता है कि देखिए, किसी देश के लिए कानून कौन बनाएगा, तो देश के लिए कानून बनाता है संसद। संसद का मतलब लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो जो हमारे देश के लिए कानून कौन बनाएगा, तो संसद। यानी तीन अंग मिलकर के हमारे देश के लिए कानून बनाएगा। पहला को कहेंगे लोकसभा, दूसरा को कहेंगे राज्यसभा, और तीसरा को कहेंगे क्या ची बाबू, तो राष्ट्रपति। यानी हमारे संविधान में जो संसद है, संसद के कितने अंग होते हैं, तो 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ये 3 अंग मिलकर के हमारा संसद बना है। तो कहा है कि तो देखिए, जो देश के लिए कानून बनता है वो बनाता कौन है, तो हमारा संसद। यानी संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर के एक कानून बना सकता है।
कानून को हम लोग देखिए, जब कोई कानून पर अगर साइन नहीं होता है तो उसको कहते हैं विधेयक। यानी देखिए, जो हम लोग व्हाइट चिट्ठा पर जो हम लोग लिख देते हैं, यानी हमारे मान लीजिए कि जो हमारे व्हाइट चिट्ठा पर लिख दिए कि हम अपने देश में ये कानून ला रहे हैं, तो उस समय देखिए, जब तक आप राष्ट्रपति का साइन नहीं हुआ है तब तक वह विधेयक कहलाएगा। यानी देखिए, जब हमारे कोई भी मिनिस्टर अपने देश के लिए यानी कानून बनाना चाहता है तो सबसे पहले उसको एक सादा लेटर में, सादा पत्र में लिखना पड़ेगा कि आप देश के लिए क्या बनाना चाहते हैं। समझ में आया? तो जो काला मतलब कि जो जैसे मान लीजिए कि एक हम मान लीजिए ताव लाए, ताव मतलब उजरा उजरा, और उस पर हम कलम से लिख दिए, तो जो कलम से लिखा गया है उसी को कहेंगे विधेयक। जैसे आप ये अपनी भाषा में समझिए, अपने माता पिता के पास लेटर लिखते हैं ना, तो कौची पर लिखते हैं, तो सादा पेज पर लिखते हैं, सादा पेज पर लिखते हैं, तो सादा पेज पर जब लिख देते हैं तो इसी को कहते हैं विधेयक। यानी जब तक राष्ट्रपति अगर साइन नहीं कर देते हैं तब तक वह विधेयक कहलाता है, और जब राष्ट्रपति उस विधेयक पर साइन कर देते हैं तो उसको कहते हैं कानून। समझ में आया कि नहीं? तो देखिए, जब मान लीजिए कि सादा पेज पर लिखे हैं तो उसको कहते हैं विधेयक, और जब सादा पेजवा पर लिख करके राष्ट्रपति जी से साइन करवा दिए उसको कहते हैं हम लोग कानून। तो जब तक राष्ट्रपति किसी विधेयक पर साइन नहीं करते हैं तो वो कानून नहीं कहलाता है। समझ में आया कि नहीं है? तो विधेयक पर साइन कर देना कानून कहलाता है। समझ में आया कि नहीं है यहाँ तक बाबू? तो देखिए, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए अगर नहीं लौटाते हैं, अगर पुनर्विचार के लिए अगर नहीं लौटाते हैं और ना ही इस विधेयक पर साइन करते हैं, ना ये लौटाते हैं और ना ही ये क्या करते हैं, उस पर साइन करते हैं, उस कंडीशन, उसी को हम लोग क्या कहा है, जेबी वीटो। अब आप बताइए, जब आप कानून बनाए हैं, मान लीजिए कि किसी विधेयक को आप लिखे हैं हमारे देश के लिए, मान लीजिए कानून बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तीनों सदन में सबसे पहले आप चाहते हैं कि इस विधेयक को हम लोकसभा में पेश करें, या आप चाहते हैं कि इस विधेयक को हम लोग राज्यसभा में पेश करें, तो दोनों सदनों में से आप किसी में पेश कर सकते हैं। आपको मन है तो राज्यसभा में पेश कर दीजिए, आपको मन है तो लोकसभा में पेश कर दीजिए। लेकिन सबसे पहले समझिए, अगर आप विधेयक को सबसे पहले आप लिखे हैं तो सबसे पहले पेश कीजिएगा इसको संसद के 2 अंग में पेश करना होगा आपको। संसद के कितने अंगों में आपको पेश करना है? ऐसे तो 3 अंग होते हैं, लेकिन 2 अंग में आपको पेश करना होता है। पहला, आप लोकसभा में पेश करना चाहते हैं तो लोकसभा में पेश कर दीजिए, चाहे आपको राज्यसभा में पेश करना तो राज्यसभा में पेश कर दीजिए। यहाँ पर कोई दिक्कत है? तो जब अगर लगता है आपको कि हमको इस विधेयक को लोकसभा में पेश करना चाहिए तो लोकसभा में पेश कीजिए। अगर मान लीजिए कि लोकसभा ने ही, मान लीजिए कि क्या किया है कि लोकसभा ने इस विधेयक को पास कर दिया, तो इस विधेयक को कहाँ ले जाइएगा? फिर राज्यसभा में ले जाइएगा। अगर राज्यसभा इस विधेयक को मान लीजिए 1/3 बहुमत से पास कर दिया या पारित कर दिया, तब आप कहाँ ले जाइएगा? तो राष्ट्रपति के पास ले जाइएगा। लोकसभा भी पारित कर दिया इस विधेयक को और राज्यसभा भी पारित कर दिया इस विधेयक को, तो आप कहाँ ले जाइएगा? तो राष्ट्रपति के पास, क्योंकि जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेंगे तब तक ये कानून बन ही नहीं सकता है। इसलिए आपकी मजबूरी है कि आप राष्ट्रपति के पास ले जाइए। राष्ट्रपति यहाँ पर देखेंगे कि क्या ये कानून हमारे देश के लिए अच्छा है कि नहीं है, क्या ये कानून जो बनवाना चाहते हैं, जो ये विधेयक लिखे हैं, जो हमको साइन करने पर ये कानून बन जाएगा, तो क्या हमारे देश के लिए अच्छा कानून है कि नहीं है। तो इसको राष्ट्रपति क्या करते हैं कि सबसे पहले पढ़ते हैं। समझ में आया? अब पढ़ें। अब मान लीजिए कि राष्ट्रपति को लग गया कि नहीं ये देश के लिए खराब है, राष्ट्रपति को क्या लग गया कि ये देश के लिए खराब कानून है, उस कंडीशंस में राष्ट्रपति मतलब कि क्या करेंगे, इस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटावे नहीं करेंगे। पुनर्विचार के लिए मतलब समझ रहे ना, यानी राष्ट्रपति कहेंगे कि सुनिए, हम आपको ये देने वाले नहीं हैं, चुपचाप ही काला चिट्ठा को हम अपने पैकेट में रख लेंगे, पैकेट में रख लिए। अब इसको हाँ न हूँ बोल रहे हैं, ना हम आपको लौटा रहे हैं, ना आपको
साइन कर रहे हैं, ना आपको पुनर्विचार करने के लिए इस विधेयक को दे रहे हैं और न ही आपको हम इस पर साइन कर रहे हैं। तो इस कंडीशंस में इस विधेयक को कौन रख लेते हैं? तो राष्ट्रपति रख लेते हैं और हाँ हो कुछ न बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं है? तो इस कंडीशंस में पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति को एक बार भेजना चाहिए था कि देखिए जो आप इस कानून को बनाए हैं हमको अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें सुधार कीजिए। तो सुधार करने के लिए अगर राष्ट्रपति भेज देते हैं उसी को कहा जाता है पुनर्विचार। समझ में आया? यानी राष्ट्रपति अगर किसी को मान लीजिए इस विधेयक को द्वारा भेज दिए किसके पास, मान लीजिए कि भेज दिए, जैसे प्रधानमंत्री इस विधेयक को बना रहा है तो इसको भेजेंगे वहां पर कि आप फिर से इसमें सुधार कीजिए। अगर नहीं सुधार कीजिएगा तो हम यहाँ पर विधेयक पर साइन नहीं करेंगे। समझ में आया कि नहीं? तो अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति को लग गया कि नहीं खराब है, अगर फिर से इसको पुनर्विचार के लिए भेजेंगे तब तो ये सुधार करके दे देगा, है कि नहीं? ये काम करते हैं कि इस विधेयक को हम अपने पैकेट में रख लेते हैं। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, इस विधेयक को पैकेट में रख लेते हैं। कहां पर? पैकेट में, यानी जेब में रख लेते हैं। इसलिए इसको क्या कहा गया है? जेबी वीटो कहा गया है। न राष्ट्रपति पुनर्विचार करने के लिए प्रधानमंत्री के पास इस विधेयक को भेजा और न ही इस पर हस्ताक्षर किया, न ही इस विधेयक पर हस्ताक्षर किया और न ही इस विधेयक को पुनर्विचार करने के लिए प्रधानमंत्री के पास भेजा। ये चुपचाप कहाँ रख लिए? यानी पैकेट में रख लिए। इसी को कहा जाता है क्या चीज? इसी को कहा जाता है जेबी वीटो। समझ में आया कि नहीं? यानी राष्ट्रपति अपने पैकेट में रख लेंगे कोई भी विधेयक, इसी को कहा जाएगा जेबी वीटो कहा जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो राष्ट्रपति अगर पुनर्विचार के लिए भेजते हैं तो यहाँ पर भेज दिए तो तब तो कोई बात नहीं है, और न ही इस पर मान लीजिए पुनर्विचार के लिए भेजे और न ही इस पर साइन किए, तो इसी को कहा जाता है जेबी वीटो। समझ में आया? अभी तक भारत के जो राष्ट्रपति थे, यानी अभी तक बात कर रहे हैं जैसे मान लीजिए कि हम लोग 1947 से लेकर के बात कीजिए तो 1947 के बाद यानी 1950 के ऊपर जाइए, यानी 1952-53 के ऊपर जाइए, तो 1952 से लेकर के यानी 2022 तक की बात करें तो अभी एक ही राष्ट्रपति है जिन्होंने अभी तक जेबी वीटो का प्रयोग किया है। उन व्यक्ति का नाम क्या है बाबू? तो ज्ञानी जैन सिंह इनका नाम है। राष्ट्रपति यानी सबसे पहले 1985 ईस्वी में भारत के जो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैन सिंह ने क्या किया था कि जेबी वीटो का प्रयोग किया था। समझ में आया? तो देखिए राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह को लगा था कि ये विधेयक खराब है हमारे देश के लिए। वो विधेयक का नाम क्या था तो ये भी जान लीजिए। उस विधेयक का नाम था, सबसे पहले हम लोग समझेंगे, देखिए उस विधेयक का नाम था डाक संशोधन विधेयक। यानी डाक संशोधन विधेयक को प्रधानमंत्री लोकसभा में भी पारित करा दिया, राज्यसभा में भी पारित करा दिया और संसद के तीसरे अंग राष्ट्रपति को भेजा कि आप इस पर साइन कर दीजिए राष्ट्रपति जी। तो न इसको पुनर्विचार के लिए इस विधेयक को लौटाया गया और न ही इस पर हस्ताक्षर किया गया। तो क्या किए कि डॉक्टर ज्ञानी जैन सिंह थे, इन्होंने क्या किया कि जेबी वीटो का प्रयोग कर लिया। समझ में आया? इस विधेयक को मोड़ मार के कहाँ रख लिए? अपने पैकेट में रख लिए और कहा कि जो ससुर ये हमारे देश के लिए क्या है? खराब कानून है, हम कभी भी इस पर न हस्ताक्षर करेंगे न पुनर्विचार के लिए भेजेंगे। तो इस पर कोई भी मंत्री खोखबो नहीं करेगा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वित्त मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, कुछ भी नहीं करेगा। यहाँ पर अगर राष्ट्रपति को लग गया कि नहीं ये खराब कानून है तो यहाँ पर कोई भी खो खाक नहीं करेगा, क्योंकि राष्ट्रपति को विवेकाधिकार शक्ति प्राप्त है यहाँ पर। तो विवेकाधिकार शक्ति के तहत यहाँ पर ये काम करते हैं। और राष्ट्रपति के जो जेबी वीटो है इसके तहत क्या करते हैं कि किसी विधेयक को न द्वारा किसी को पुनर्विचार के लिए भेजेंगे और न ही इस पर हस्ताक्षर करेंगे। तो ज्ञानी जैन सिंह ने डाक संशोधन विधेयक को क्या किया था कि यहाँ पर जेबी वीटो का प्रयोग करके इसको क्या कर दिया था? रख लिया था। समझ में आया कि नहीं? तो आज तक के कार्य बता रहे हैं कि आज तक भारत के जितने भी राष्ट्रपति बने, आज भी ज्ञानी जैन सिंह द्वारा जो किया गया है, मतलब कि जो जेबी वीटो का प्रयोग, इस डाक संशोधन विधेयक को आज के कार्यकाल यानी आज के जो राष्ट्रपति है ना,
इसको अभी तक इसको संभाल करके इस विधेयक को रख ले हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस कंडीशंस में आप ये समझिए कि राष्ट्रपति यहां पर रखले किसको है, तो रखले है जेबी वीटो का प्रयोग किए थे। कौन वाला विधेयक था, तो डाक संशोधक विधेयक था। इस विधेयक को अभी तक हमारे संविधान के जो मतलब कि जो हमारे संविधान है, यानी हमारे संविधान के जो पीठ में यहाँ पर दिया गया है, इसमें ज्ञानी जैन सिंह का जो विधेयक जो वीटो पावर का जेबी वीटो का प्रयोग किए थे, वहां पर अभी भी इस विधेयक को क्या रखा गया है, तो जो हमारे राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति भवन है यहाँ पर संभाल करके रखा है। यानी ज्ञानी जैन सिंह द्वारा जेबी वीटो का प्रयोग हुआ था, तो इसको आज भी संजो करके रखा हुआ है। जिस विधेयक का नाम था डाक संशोधन विधेयक। ये कब लागू मतलब कब आया था बाबू, तो 1985 में इसको क्या किया गया था, लोकसभा में पारित कर दिया था, राज्यसभा में पारित किया गया था और राष्ट्रपति के लिए भेजा गया था साइन करने के लिए। उसी समय जो राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह थे, उन्होंने जेबी वीटो का प्रयोग करके इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे और न पुनर्विचार के लिए भेजे थे। आज भी ये क्या है, डाक संशोधन विधेयक आज भी राष्ट्रपति भवन में पड़ा हुआ है। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मतलब कि पॉलिटी के और अलग अलग भागों का चर्चा करेंगे। तब तक के लिए कल मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।